Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome, dear students. Dear students, finally I have decided to take the probability. तो probability को start करते हैं. तो introduction में चलो पहले हम probability की definition क्या है. अगर हम इसका लफ्ज़ी मानेंगे देखेंगे ना, तो probability का मतलब हो गया possibility, ठीक है. लेकिन probability जब हम इसको हम mathematical aspect से देखते हैं तो ये एक मेजर है. इट्स अ मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी. हम ये कहेंगे इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ, नॉट क्वालिटेटिव बट क्वांटिटेटिव. जब हम एक पॉसिबिलिटी को जब बोलेंगे भाई बारिश होने वाली है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बारिश होने वाली है, तो ये हम क्या करते हैं, बारिश होने वाली है, वी आर प्रिडिक्टिंग इट. सो देयर इज पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, चांसेस है बारिश हो सकती है. व्हेन वी से देयर इज 56% पॉसिबिलिटी, जब हम उस बारिश को जो होने वाली है या नहीं होगी, अगर हम उसको प्रेडिक्ट करने के लिए एक न्यूमरल का इस्तेमाल करेंगे, नंबर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम वो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन जाती है. तो वी कैन से दैट इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी. और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका वैल्यू आप अक्सर पाओगे बिटवीन 0 to 1. 0 और 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी होती है, यूजुअली इनके दरमियान होती है. अगर 0 आ गई तो ये इसके एंड एक्सट्रीम्स पे जो होते हैं ना, 0 and 1, ये दो स्पेशल इवेंट्स होते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी 0 and 1 होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे. चलो, प्रोबेबिलिटी को अगर जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो इसके हमारे पास 3 अप्रोच होते हैं, यूजुअली 3 अप्रोच हैं. एक होता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो ये मान के चलिए भाई, ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू 10th क्लास की प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ी है ना. अगर किसी ने 10th क्लास या आज कल अगर हम देखेंगे जो 10th क्लास का सिलेबस है, दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. और एक अप्रोच होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिकल अप्रोच में हमारे पास कुछ डाटा होता है. जैसे ये अप्रोच आजकल अगर आप देखेंगे जो NCERT टेक्स्ट बुक्स है ना 9th की, वहाँ पे एक या 10th की एक एक्सरसाइज है रिलेटेड टू इट. तो आप बोलेंगे सर उसमें क्या करते हैं, जो ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, एक्चुअली आपके पास डाटा होता है ना, आप उसी के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी निकालते हो. यूजुअली वी से दिस स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेकिन ये वाला जो है ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वेरी मच प्रिवेलेंट. इसके मैक्सिमम जो इनके कुछ डिमेरिट्स है इन दोनों के, लेकिन ये इसके बहुत कम है इन कंपेयर टू दीज टू. इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. अब बोलेंगे सर व्हाट इज एक्सियोमेटिक अप्रोच. एक्चुअली ये एक मैथमेटिशियन था, रशियन मैथमेटिशियन, मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका नाम था कोलोमोग्रोव. तो उसने एक्चुअली 3 एक्सियम्स दिए, 3 लॉज दिए, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी. लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें एक्चुअली सेट थ्योरी इस्तेमाल करते हैं. तो यूजुअली ये हम कह सकते हैं भाई, ये जो एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पे हम सेट थ्योरेटिकल अप्रोच इस्तेमाल करते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो ये कुछ होता है स्टैटिस्टिकल अप्रोच में. यहाँ पे देखो क्या करते हैं, अगर आपके पास एक कॉइन है, इज टॉस 10 टाइम्स, तो ये एक्चुअली एक कॉइन को हम 10 बार टॉस कर रहे हैं एंड हेड इज़ रिकॉर्डेड 6 टाइम्स. और ये बोलता है भाई हमने एक कॉइन को 10 बार टॉस किया तो 6 टाइम्स हेड आया. तो एक्चुअली ये जो इस तरह की अगर आपके पास डाटा हो ना, तो ये स्टैटिस्टिकल डाटा मान के चलते हैं भाई, हमारे पास 10 टाइम्स आपने एक कॉइन को टॉस किया, 6 बार हमारे पास हेड आ गया. तो इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है ना, वो 6/10 है. तो इसमें हमने थोड़ी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल की, इसलिए हम इसमें इसको हम ला सकते हैं इन स्टैटिस्टिकल अप्रोच. अगर यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग ए डाई. हमारे पास डाई एक जो एक तरह का क्यूब होता है, उसके 6 फेस होते हैं और हर एक फेस में एक नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6. इसमें से कोई ना कोई एक फेस पे होगा, ठीक है. तो ये जो डाई है, ये बोलता है अगर हम लेंगे एक डाई को टास्क करेंगे, आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ए डाई एंड गेटिंग इवन नंबर. इवन नंबर देख लो, मैंने अभी बोला डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6. तो इवन नंबर एक 6 आ गया, एक 4 आ गया, एक 2 आ गया. कितने इवन नंबर आ गए, 3. तो अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 3/6. अब बोलेंगे सर ये 6 कैसे आ गया. तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती है. जैसे कि यहाँ पे मैंने किया 10 हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ थी.
तो फेवरेबल हो गया। आप किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो? हेड की। तो इसके फेवर में 6 फ्रीक्वेंसीज थी, तो 6 को मैंने ऊपर रखा, ठीक है, 6/5। इसी तरह अगर आप इवन नंबर की बात करेंगे, गेटिंग एन इवन नंबर वाइल थ्रोइंग ए डाई, एक डाई थ्रू करते हैं हम, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहे तो इवन नंबर कौन कौन है? 2, 4, 6 कितने हैं? 3 है, तो 3 फेवरेबल किसे? टोटल 6 होते हैं, ये 6 कैसे आगे? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैम्पल्स पे। जब आप डाई टास्क करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारी पॉसिबिलिटी जो लेते हैं ना वो नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल से मैंने यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की। हियर वी यूज सेट थ्योरी, यहाँ पे मैंने बोला सेट थ्योरी के लाज हम इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू लर्न दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी वी मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ, हम देखो इसको समझने के लिए हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, आउटकम्स ये हम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो टोटल आउटकम्स, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ से हम ये यहाँ भी करते हैं, ये यहाँ भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अप्रोच डिफरेंट करते हैं सेट थ्योरी में, ठीक है। चलो हम यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, तो पहले हम इसको सीखते हैं, इससे सारा कुछ हल हो जाता है, ये वाला भी, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वेरी डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेसिक डेफिनेशंस आपको पहले सीखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं एज्यूम करूंगा आपके पास, मान लो आई विल एज्यूम दैट आपने ये कुछ नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, फॉर टाइम बिंग, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनने पढ़ा होगा, इधर उधर से तो पढ़ा होगा कहीं पे, लेकिन मुझे अपनी हिसाब से मैं एक क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ये मैथमेटिक्स में एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि इट्स अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट विच यू परफॉर्म फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इन योर लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक मैथमेटिकल एक्टिविटी। आप बोलेंगे सर क्या इसको मैथमेटिकल एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? देखो, बिकॉज वी आर हैविंग सम मैथमेटिक्स व्हेन वी डील विद दिस वेरी थिंग एक्सपेरिमेंट। बोलेंगे सर कौन सा मैथमेटिक्स? देखो, अगर हम एक कॉइन को टास्क करेंगे, चलो मैंने यहाँ पे कॉइन लिखा, ये ज़रूरी नहीं है, अगर एक कॉइन को टास्क करेंगे तो कॉइन को एक बार टास्क करने से ये ज़रूरी सी बात है, या हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है, हेड या टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है भाई, इसमें आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल रिजल्ट्स है वो आपको पहले ही मालूम होते हैं। चलो भाई कॉइन टास्क करते हैं, क्या आ सकता है? बोलेंगे सर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स आर नोन टू अस इन एडवांस, जो इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें पहले ही मालूम होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एक 1 और मोर पॉसिबल आउटकम्स होंगे एंड इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट आउटकम इन एडवांस, ये भी हम लिख सकते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, हम एडवांस में क्या आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन अब बोलेंगे सर आपने बोला अभी अगर कॉइन टास्क करेंगे तो हमें मालूम होता है, हमें मालूम होता है क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है भाई, ये मालूम है, वी कैन प्रेडिक्ट द ऑल आउटकम्स इन एडवांस। तो भाई क्या आ सकता है? कॉइन टास्क करें, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये पॉसिबल रिजल्ट्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं। लेकिन क्या आएगा एट अ टाइम? अगर चलो एक बार मैंने कॉइन टास्क की, क्या आएगा? बोलेंगे सर हमें मालूम नहीं क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये तो मालूम है भाई, दो में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन क्या आएगा मालूम नहीं। ऐसी सिचुएशन जब हमें पर्टिकुलर रिजल्ट मालूम नहीं होता है और टोटल रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट मालूम होते हैं, पर्टिकुलरली क्या आएगा, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन, पता नहीं क्या आ सकता है, लेकिन ये मालूम है क्या क्या आ सकता है। टॉसिंग ए डाई, ये भी आपको मालूम है, डाई अगर टास्क करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 7 नहीं आएगा, लेकिन पर्टिकुलरली क्या आएगा ये आपको मालूम नहीं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ ही एसोसिएट होता है आउटकम एंड सैंपल स्पेस। अब बोलेंगे व्हाट इज आउटकम? आउटकम क्या होता है? जब आप अभी मान लो हमने कॉइन टास्क किया, क्या किया हमने, हेड और टेल आ गया, ये हेड आ गया या टेल आ गया, इसको आउटकम बोलते हैं। सैम्पल स्पेस क्या हो गया? द पॉसिबल रिजल्ट्स। देखो अभी अगर आप एक कॉइन टास्क करेंगे, क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दोनों को एक साथ लेंगे तो इसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको आउटकम एंड सैम्पल स्पेस। पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। जो पॉसिबल रिजल्ट होता है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जैसे कि अगर आपने डाई टास्क किया, पॉसिबल रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो वो सारे आउटकम्स बन गए। सारे आउटकम्स को एक साथ अगर लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, उसको सैम्पल स्पेस। सपोज वी, यहाँ से मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ।
टॉस ए कॉइन 2 टाइम्स, ये बोलता है एक कॉइन को 2 बार टॉस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप छोड़ दो, मैं इधर से समझाऊंगा। एक कॉइन को आप कितनी बार टॉस करते हैं, एक कॉइन है आपके पास तो 2 बार टॉस करते हैं। चलो मान लो भाई क्या क्या आ सकता है, अगर आपके पहले वाली कॉइन पे हेड आ गया, क्या पॉसिबल है ना दूसरी कॉइन पे भी हेड आएगा, पॉसिबल है। बोलेंगे सर ये ज़रूरी नहीं है हेड और दूसरी कॉइन पे टेल भी आ सकता है, ये भी चांस है। लेकिन मैंने पहली बार दोनों में सिचुएशन में हेड ले, ये टेल भी आ सकता है और दूसरे पे हेड आ सकता है और टेल ऐसे। तो कितनी पॉसिबिलिटी, यही, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन गई, 4। तो ये हर एक इंडिविजुअली एक आउटकम हो गया। टोटल अगर हम लेंगे ऐसे, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो भाई यहाँ से देख लो, एक कॉइन को टास्क किया, एक आउटकम HH है, HT है, TH है, TT है, तो इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस को S से लिखते हैं, एक सेट बनता है और N ऑफ S हो गया। सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आ गए, 4। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 आ गए। ये एग्जाम्पल मैंने दी। एक और एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कॉइन इज टास्क 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम में जब कॉइन टास्क करेंगे ना, तो ये इस तरह है, आपके पास ये पॉसिबिलिटी है 3 बार कॉइन टास्क करेंगे, H आ गया ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये H दूसरी पे हेड आ गया, तीसरी पे टेल आ गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी। अब इस टेल को, ये लास्ट में टेल मिला, ये यहाँ पे भी मिल सकता है ना, हेड टेल हेड, क्या पता दूसरी बार ही आपको हेड मिला, ये पॉसिबिलिटी है। ये ज़रूरी है कि आपको टेल दूसरी बार यहाँ पे मिल सकता है, फर्स्ट में टेल हेड ऐसे। अब देख लो, यहाँ तक आपने 3 हेड्स लिए, यहाँ पे आपने 2 हेड्स लिए, यहाँ पे भी 2 हेड्स, यहाँ पे भी 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 टेल्स लेंगे, TT, एक हेड डाल देंगे साथ में, TTH है कहीं पे, TTH, ये मैंने देख ये गलत किया मैंने, यहाँ पे लिखना था मुझे TH, ठीक है। ये आप यहाँ से कर लेना चेक। तो ये आ गया TTH। अब हम क्या कर सकते हैं, इस H को दूसरी पोजीशन पे देते हैं, THT, ये आ गया। इस H को फर्स्ट पोजीशन देते हैं, HTT, ये आ गया। यहाँ पे 2 हेड्स, यहाँ पे 2 टेल, सॉरी यहाँ पे भी 2 टेल्स, यहाँ पे भी 2 टेल्स, ठीक है। तो 2 टेल से 3 बनते हैं, 2 हेड से 3 बनते हैं, 3 हेड से 1 बनता है और लास्ट में आएगा तीनों की तीनों टेल्स, ठीक है। तो ये कितने बन गए, 8। तो ये भी एक सैम्पल स्पेस है। इसका सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, और ये आप देख लेना, ये करेक्शन कर लेना, ये HTT है, ठीक है। ये वाला सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं ना, HTT, ये एक्चुअली H आप लास्ट में डाल देना, इसको TTH, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक सैम्पल स्पेस है, इसमें 8 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। अब देखो, ये पहले आप निकाल सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे सैम्पल स्पेस में, कितने आगे, 8। तो एक्चुअली ये आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आपने क्या किया, 3 कॉइन उसको टास्क किया, ठीक है। जब एक कॉइन को टास्क करेंगे तो उस पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, हेड और टेल। दूसरी पे भी 2 तीसरी पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलते हैं, इनको मल्टीपल कीजिए, 2 4 8, तो 8 आएंगे टोटल। तो यही मिले ना 8 शॉर्टकट में यहाँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये आपको एक्चुअल आउटकम्स भी मालूम होनी चाहिए, आउटकम और सैम्पल पॉइंट। देखो, एक चीज़ को जो एक आता है कामा के बाद में जो सेपरेट कर रहा हो, इसको आउटकम बोलते हैं, या इसको हम सैम्पल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कितने सैम्पल पॉइंट है इसमें 8 सैम्पल पॉइंट्स है, ठीक है। तो सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देयर आउटकम एंड हैंस सैम्पल स्पेस, ठीक है। सैम्पल स्पेस होता है जो पॉसिबल आउटकम जो होंगे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए, ए डाई, एक डाई है, अभी मैंने बोला डाई में 6 पीस होंगे, 1 2 3 4 5 6, एंड उसके बाद कॉइन इज टॉस्ड वंस। ये बोलता है एक डाई को हम टॉस करेंगे, फिर एक कॉइन को टॉस करेंगे, इफ़ नंबर ऑन द डाई इज़ इवन। ये बोलता है अगर डाई पे नंबर इवन आ गए ना, मतलब ये भी मालूम है आपको, जब आप टॉस कर सकते हैं ना डाई को, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है। ये बोलता है अगर इवन आ गया, अगर इवन, if the number on die is the coin is tossed once, अगर डाई पे क्या नंबर आ गया, इवन, ये 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, तो अगर 2 आया, मे बी पॉसिबिलिटी है, तो भाई इस टाइम एक कॉइन टॉस कर दो, एक। ये अगर 4 आया, इस टाइम भी एक कॉइन टॉस करनी पड़ेगी, इस टाइम भी एक कॉइन टॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ऑड आया, ये वाला, तब एक नहीं 2 कॉइन टॉस कर लो आप, ट्वाइस। तो इसका सैम्पल स्पेस निकालते हैं, इसमें सैम्पल स्पेस कितने आएंगे। देखो,
सैम्पल स्पेस अगर इसकी निकालेंगे तो बहुत आसान है। तो हमारे पास इसको दो हिस्सों में करते हैं, ठीक है। दो हिस्सों में क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो इवन अलग रखने हैं आपको, ऑड अलग रखने हैं। इवन अलग क्यों रखने हैं भाई, क्योंकि अब आपके पास एक डाई में कितने इवन होते हैं, 3, यहाँ पे डाई में कितने ऑड होंगे, 3। लेकिन एक अगर ये इवन आ गए, इवन में कितनी कॉइन टास करनी है, 1, तो उस पर कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी, 2। अगर ऑड मिल गया तो इस कितनी कॉइन टास करनी है, 2, तो हर एक कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटीज, हेड और टेल, हेड और टेल। ये हो गया 3 to the 6 to the 12 आ गए यहाँ से, 3 to the 6, इनको ऐड करेंगे, 12 + 6 हो गए 18, तो 18 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। लेकिन देखेंगे क्या क्या आएंगे। देखिए इसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक डाई आपने टास्क किया, अब मान लो आपके पास 2 आ गया, 2, अब मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि हम पहले इसको कंसिडर करेंगे, इफ़ एंड देन कॉइन इज टॉस्ड वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, तो इवन की बात करेंगे, इसलिए मैंने इवन चूज़ किया। डाई पे 2 आ गया तो क्या करेंगे, टास्क कॉइन, एक कॉइन, तो जब एक कॉइन टास्क करेंगे तो उस पर हेड आ सकता है, उस पर टेल आ सकता है, हो गया। मगर ये ज़रूरी नहीं 2 आएगा, 4 भी आ सकता है, तो उस टाइम भी क्योंकि 4 इवन है, हेड कर सकते हैं, टेल कर सकते हैं। 6 भी इवन है, इसलिए उस टाइम एक कॉइन करेंगे टास्क, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब हम ऑड कंसिडर करेंगे, ऑड हो गया 1। जब ऑड की बात हो रही है ना, तो उस टाइम 2 कॉइन टास्क करने पड़ेंगे। तो वो 2 कॉइन टास्क करने के लिए आपको वो पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। 2 कॉइन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज, हेड हेड, या दूसरे पे हेड टेल, दूसरे पे टेल, फर्स्ट पे हेड, या टेल हेड, या टेल टेल। तो ऑड 1 ही नहीं है, 3 भी है, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। 5 भी ऑड है, उस टाइम भी 2 कॉइन टास्क करनी पड़ेगी, 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, 5 टेल टेल। तो एक्चुअली ये हम लिखते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स। कितने आ गए इसमें देख लो, ये 6 नहीं, 1 2 3 4, 4 + 4 + 4 हो गया 12, ये 14 15 16 17 18 आ गए, ठीक है। तो 18 आ गए शॉर्टकट में। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में दे दिया कि कैसे 18 आएंगे, ये मैंने नीचे भी दिखाया आपको, ठीक है। चलो भाई कुछ और टर्मिनोलॉजी है। इवेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज इवेंट, इवेंट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। अभी आपने देखा, यहाँ से देख लो माय डियर, कितने एलिमेंट्स हैं इधर सैम्पल स्पेस में, इसको सैम्पल स्पेस कहते हैं, है ना। ये सारे जो एलिमेंट्स आ गए ना, इसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस। तो इसमें से 2-3 इवेंट्स रख लो, ये 2 इकट्ठे रख लो, या ये 2 रख लो, या एक ही रख लो, यानी कोई भी सेट ले लो, इसके इसमें कुछ एलिमेंट रख लो इसके, या सारे रख लो, 2H रख लो, 2T रख लो, तो इसी के एलिमेंट्स इसमें लेने हैं तो ये तब जाके बनता है इवेंट। तो इवेंट एक्चुअली होता है सैम्पल स्पेस का सबसेट। ये मैंने लिखा यानी सबसेट ई, कोई भी सबसेट लेंगे किसका, सैम्पल स्पेस का, उसको बोलते हैं इवेंट। तो भाई आज के बाद ये याद रखेंगे आप, जो भी कोई सबसेट आपके पास होगा सैम्पल स्पेस का, उसको कहते हैं इवेंट। इसलिए मैंने लिखा ई, ऐसे लिखते हैं सबसेट एस। तो ई, व्हेन ई इज सबसेट ऑफ एस, वी कैन से इट इज अ इवेंट। तो इवेंट के टाइप्स देखते हैं। पहले ही आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट भाई एक ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये आप याद रखेंगे। क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, 0। और ये ऐसा इवेंट होता है जो कभी नहीं आएगा। मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ये मान लो ये मेरे पास एक कॉइन है, इसके इस साइड हेड है, इसकी इस साइड भी हेड है, दोनों साइड हेड है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा मांगेगा टेल, तो क्या उसको टेल मिल सकता है कभी, नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, हेड। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसलिए इनको इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं। और इस इवेंट को हम फाई से डिनोट करते हैं, या हम लिखेंगे फाई सबसेट ऑफ एस, क्योंकि एनी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई भी सबसेट होगा सैम्पल स्पेस का, और जो भी सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है उसको इवेंट बोलते हैं। सो फाई इज एन इवेंट, और इसको इवेंट वो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट इसका उल्टा होता है। श्योर इवेंट देखो, जैसे कि आपको मालूम है एनी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसी तरह एस भी सबसेट होगा एस का, और जो भी कोई सेट सबसेट होगा एस का तो उसको बोलते हैं इवेंट। तो ये एक इवेंट है, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये गारंटी होती है, एक ऑलवेज आएगा। जैसे कि मान लो यही एक कॉइन की मिसाल देते हैं, इस कॉइन पे दोनों तरफ हेड है, तो एक बंदा मांगता है हेड, तो चाहे उस साइड कॉइन गिरे या इस साइड आ जाए, दोनों साइड ये इसके जितने चांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम ये श्योर इवेंट है। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। सिंपल इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें खाली एक सैंपल पॉइंट आएगा, एक टोटल, ठीक है। जैसे कि ये मान लो एक सैंपल स्पेस है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस के। इसके लेने हैं अब इवेंट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट्स हो गए, ये एक एलिमेंट मान लेंगे, एक सेट मान लेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 सेट लेंगे। E1 एक सेट में मैंने HH लिया है,
दूसरे में HT लिया है, तीसरे में TH लिया है, तीसरे में चौथे में TT लिया है। तो एक एक एलिमेंट कंसिडर करके जब हम इवेंट बनाते हैं तो ऐसे इवेंट जिससे एक ही का आउटकम होगा उनको बोलते हैं सिंपल इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने की कोशिश की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर लेंगे इस किसी इवेंट की ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो पहले हमारे पास सैम्पल स्पेस होना चाहिए और इवेंट होना चाहिए। इवेंट होता है सबसेट ऑफ एस, तो हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे पहले, उसके बाद हमारे पास सैम्पल स्पेस आएगा, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद इवेंट लेना पड़ेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, इवेंट होता है सबसेट ऑफ एस। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसको डिनोट करते हैं हम। देखो कैसे डिनोट करते हैं, और डिफाइन भी मैंने लिखा है नीचे, डिफाइन भी, इसको दिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। पी ऑफ ई हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसके बराबर होती है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई हो गया इस ये जो इवेंट है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इसके फेवर में कितने एलिमेंट्स हैं, और एन ऑफ एस हो गया टोटल कितने आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, और ई के फेवर में कितने एलिमेंट्स। जैसे कि एक डाई टास्क कर रहे हैं तो टोटल जो आएगा ना नीचे वो 6 आएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी 6 है। अगर मैं बोलूँगा इवेंट है बाई इवन नंबर, इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 से, ये तीनों की तीनों, अगर ये आगे ये भी चलेगा, इवन नंबर है, ये भी चलेगा इवन नंबर, तो इसके फेवर में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया इवेंट्स इन ई, जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना उसी में कितने एलिमेंट्स हैं या कितने फेवर करते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। पी ऑफ ई स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और ये पहले ही मैंने बोला भाई, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना माय डियर, इट लाइज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान होती है, लेकिन 0 भी होगी। और किस सेट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, एम्प्टी सेट की, इसलिए मैंने लिखा पी ऑफ फाई। और किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, पी ऑफ एस, श्योर इवेंट की। एस हो गया श्योर इवेंट, फाई हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल की 0, श्योर की 1। ठीक है, तो सिंपल है। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो भाई ये जो रिलेवेंट है सेट थ्योरी से, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैंने पहले ही बोला, जो एप्लीकेशन ऑफ सेट्स हमने पढ़े, एन ऑफ ए यूनियन बी की फार्मूला मैंने आपको बोला ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इनकी इंटरसेक्शन। तो ये फार्मूला सेट थ्योरी किया। अब खाली वहाँ पे एन को रिप्लेस करके पी लिखना है। ठीक है, तो ये भी चलता है यहाँ पे। ठीक है, सेम फार्मूला। लेकिन ये आप पहले देखेंगे, ये और होता है ना प्रोबेबिलिटी में, इसको ए और बोलते हैं, यूनियन को और, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी। ये कौन सा इवेंट होता है, ए और बी। ठीक है, और ये जो हो गया ना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, ये आप याद रखनी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हो गया इसका कंप्लीमेंट, उल्टा। ये तो कंप्लीमेंट आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है। कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ ए डैश की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ऑफ ए। या इन प्रोबेबिलिटीज़ का ऐड अगर करेंगे, पी ऑफ ए और पी ऑफ ए डैश, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। ये इस तरह होता है, ये मान लो आपके पास एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, ये इसे ए इनसाइड है, ये वाला बाहर है। ये बोलता है इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो वो सारा सैम्पल स्पेस आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पी ऑफ ए प्लस ए डैश 1, या पी ऑफ ए डैश निकालेंगे तो 1 माइनस पी ऑफ ए। तो इस इवेंट को कभी कभी हम पी ऑफ ए डैश को पी ऑफ नॉट ए भी कहते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, ये आ गया इवेंट ए और बी, ये आ गया इवेंट ए एंड बी, ये होगा कंप्लीमेंट्री इवेंट ए इवेंट ए नॉट बी, नॉट ए। लेकिन एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, शायद ये बियॉन्ड द सिलेबस हो सकता है, बट स्टिल आई थॉट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये जो इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी होती है ना दो सेट्स की, ये इनके मल्टीपल में चेंज होती है। लेकिन कब, जब ये ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ये 12th में आता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात जब आएगी तो देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या मसला होता है, अगर ए की प्रोबेबिलिटी होती है ना, इससे इफेक्ट बी की प्रोबेबिलिटी पे नहीं पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ ऑकरेंस, अगर एक ऑकर होगा, हैपन होगा, उसकी ऑकरेंस से दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल। इनके प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीपल होता है इनकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन के बराबर। पी ऑफ ए यूनियन बी, अभी मैंने बोला पी ऑफ ए यूनियन बी होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। लेकिन अगर इंटरसेक्शन डिसजॉइंट होगी, तो अगर इनकी इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। तो हम जब ये चीज़ आप याद रखेंगे, ए यूनियन बी होता है चेंज प्लस में, जब ये दो सेट्स क्या होंगे,
शाबाश, जब ये दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे। ए इंटरसेक्शन बी सेट थ्योरी में मैंने बोला है आपको, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होता है ए माइनस बी। आज के बाद ये याद रखेंगे, पी ऑफ ए माइनस बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी। इस इवेंट को बोलते ए नॉट बी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए नॉट बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम अक्सर इस्तेमाल करें। इसका मतलब होगा ए बी नहीं, इसको डिनोट करते ऐसे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। चलो ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, एग्जाम रिलेटेड दूंगा। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।